Goal, nation's leading institute. Hello, I am Manjul Man. Today I am going to discuss All India Test Series for NEET Aspirant 2023 Minor Test 2 held on 12th March 2023. Today I am going to discuss Physical Chemistry of Minor Test 2, which starts from question number 51. तो 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि an ideal gas expand in volume from 1 cross 10 to the power minus 3 meter cube to 1 cross 10 to the power minus 2 meter cube, ठीक है, at 300 Kelvin against the constant pressure 1 cross 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर देख सकते हैं P बराबर कितना है 1 क्रॉस 10 टू द पावर 5 और VI बराबर दे रखा है 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एंड VF इक्वल्स टू 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर क्यूब। तो हमें पूछ रहा है कि वर्क डन, तो वर्क बराबर क्या होता है माइनस P डेल्टा V या माइनस P VF माइनस VI, कितना हो जाएगा माइनस 1 क्रॉस 10 टू द पावर 5 VF 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा पास्कल में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस प्लस 5 यूनिट 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 क्रॉस 10 टू द पावर 2 विथ माइनस साइन, सॉरी ये जूल में ना आ जाएगा, तो जूल होगा तो इतना जूल बराबर माइनस 900 जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4H2O एंड CO2, तीन कंपाउंड का इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CH4H2O एंड CO2। तो डेल्टा HF फॉर CH4, डेल्टा HF फॉर H2O एंड डेल्टा HF फॉर CO2 ये दे रखा है माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल, दूसरे का दे रखा है माइनस 285.5 किलो जूल पर मोल और तीसरे का दे रखा है माइनस 395.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब हमें कह रहा है कि देन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा SC फॉर CH4 बराबर व्हाट, ठीक है। तो आप इक्वेशन लिखिए कि अगर कंबशन होगा तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में आइए CO2, तो CO2 का ये लेंगे डेल्टा HF CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF क्या लिखिएगा H2O माइनस CH4 का, तो डेल्टा HF CH4 और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 0, तो ऑक्सीजन का हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस CO2 का 395.5
प्लस 2 इंटू 285.5। अब ये देखिए, ये माइनस साइन के साथ है, माइनस और फिर माइनस 74.8, ठीक है, किलो जूल पर मोल में आएगा। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 395.5 प्लस 0.775 विथ माइनस साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस 0.5, 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 9 7 16 1 17 के 7 बाकी 1 और 5 3 8 1 9 माइन प्लस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो ये कितना घटा कर आ जाएगा, 8 और 2 5 7 आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर 7 4 11 7 आ जाएगा और यहाँ पर 6 9 सॉरी 9 और फिर यहाँ पर 897 किलो जूल पर मोल होगा ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। 97 आएगा, फिर से एक बार घटा लीजिए, 7 7 14 1 15, यहाँ पर हो गया 1 हो गया तो 1, तो यहाँ 7 4 11, हाँ 7 4 11, तो यहाँ पर हो गया 6 6 तो 9 7 16 8 हो गया तो 7, हाँ तो यहाँ पर 8 बच गया, तो 897.7 विथ माइनस साइन। तो विथ माइनस साइन, तो इसके नियर अबाउट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और नियरेस्ट में नहीं है। 897 है, 897 तो 890.3, तो आप इसको नियर बाय लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन में कराएं, इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, मतलब लिक्विड से स्टीम में बदल रहा है, लिक्विड वाटर टू स्टीम 300 किलो जूल पर मोल। इसमें कितना एनर्जी लग रहा है, 300 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। द एंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस, तो एंट्रोपी बराबर तो होता है डेल्टा एच बाई टी, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी लिखिएगा। तो डेल्टा एच, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा 53 नंबर आसान है। डेल्टा एच बराबर आप जानते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, और यहाँ डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपका दे रखा है 300 किलो जूल पर मोल अपॉन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्लियर। तो 53 का फर्स्ट होगा। अब 54 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 1.4 क्रॉस 10⁻³ मोल पर लीटर पर मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर का रखा है। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि Pg इक्वल्स टू KH इंटू XG,
लेकिन यहाँ xg यहाँ नहीं बल्कि kh का गुना इससे होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू जो दिया है वो कितना दे रखा है। अब देखिए तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 क्रॉस 10 टू द पावर -3 पर मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। ठीक है, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से गुना होगा तभी ये खत्म होगा और फिर मोल पर लीटर में आएगा, तो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पर मोल पर मोल नहीं, मोल पर लीटर होगा, तो मोल पर लीटर, तब इसका मतलब है कि ये जो कंसंट्रेशन xg के जगह पर क्या होना चाहिए, मोलारिटी होना चाहिए पहला चीज। और दूसरा चीज यहाँ KH गुना होना चाहिए, KH के जगह होना चाहिए 1/KH डैश। ठीक है, तो ये KH डैश का वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है जो किसका वैल्यू दे रखा है, KH डैश का। इस क्वेश्चन में सिर्फ और केवल सिर्फ यूनिट पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलारिटी अगर हम इसको ऐसे लिखें PG इंटू KH डैश इंटू PG बराबर मोलारिटी M हो जाएगा। तो इस तरह से, और आप लिख सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू KH डैश इंटू PG बराबर KH डैश 1.4 क्रॉस 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पर मोल पर लीटर इन पर लीटर पर एटमॉस्फेयर और गुने यहाँ पर PG अगर लिखेगा तो 0.5 दे रखा है, 0.5 एटमॉस्फेयर, तो ये कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर तो मोल पर लीटर में आ गया, मोलारिटी आ गया 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये कितना आ जाएगा 7 क्रॉस 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, 7 क्रॉस 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब आ गया, अब इसमें हमें निकालने क्या कह रहा हेनरी को, हाउ मच ऑक्सीजन डिजोल्व इन 100 ml ऑफ, तो ये 1000 ml में इतना है, 7 क्रॉस 10 टू द पावर 4। अगर हम इसको मोल को ग्राम में बदल दें तो 7 क्रॉस 10 टू द पावर -4 गुने 32 से गुना करेंगे, क्योंकि 32 ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है, तो इस तरह से इतना ग्राम पर लीटर। अब लेकिन ग्राम पर लीटर में दे रखा है, मतलब कि 1000 लीटर में इतना है, तो 100 ml में 1000 ml में इतना ग्राम है। 7 क्रॉस, तो यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आएगा, 14 के 4 बाकी 1 और 7 21 1 22, 224 गुने 10 के पावर -4 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1000 ml contains 224 क्रॉस 10 टू पावर -4 ग्राम, इसलिए 1 में तो 224 गुने 10 टू द पावर -4 अपॉन 1000, इसलिए 100 में तो 224 क्रॉस 10 टू द पावर -4 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 224 गुने 10 टू द पावर -5 ग्राम। कितना आंसर है, तो यहाँ पर मिलीग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 2.24 मिलीग्राम, चूंकि मिलीग्राम में ऑप्शन है, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो ये क्वेश्चन कैसे बना, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ और केवल सिर्फ यूनिट पर ध्यान देना था, और अगर यूनिट पर प्रॉपर्ली ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर बना होगा। लेकिन अगर यूनिट पर नहीं ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर हेनरी कांस्टेंट में जितने भी नीट का क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन में यूनिट में चेंजिंग कर देता है, जिसके कारण क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
तो 55 नंबर क्वेश्चन में करा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज 0.8 mm ऑफ Hg एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 0.6 mm। यहाँ पर P0 कह रखा है और PS कह रखा है सॉल्यूशन के कंडीशन में। तो P0 इक्वल्स टू 0.8 mm एंड PS इक्वल्स टू 0.6 mm। तो हमें कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए सॉल्यूट ए ही है, तो मोल फ्रैक्शन एक से इक्वल टू व्हाट। तो हम रिलेटिव RLVP से जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थ्योरी से। तो हम क्या जानते हैं कि P0 माइनस PS रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इसलिए एक से बराबर आप सीधा लिख सकते हैं 0.8 माइनस 0.6 अपॉन 0.8 कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 1/4 0.25 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के 9 यूनिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कितना नंबर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मेरे ख्याल से आप सबसे जरूर बना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Hg2Cl2 अगर A 80% आयनाइजेशन होता है, I बराबर व्हाट। तो वांट ऑफ फैक्टर तो निकालना बहुत ही आसान होता है। वांट ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल बटा इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Hg2Cl2 अगर डिसोसिएट करेगा तो ये क्या बना देगा Hg2 प्लस 2Cl माइनस। तो अगर इनिशियली 1 मोल है तो ये 0 रहेगा। तो Na बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 + 0 बराबर 1। और NF एट इक्विलिब्रियम इनिशियली कंडीशन इनिशियल में था, इनिशियल मोल। अब है एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में 80% तो 0.8 हो जाएगा। डिसोसिएशन को 80% है तो 80/100 तो 0.8 आ जाएगा। तो एक मोल के लिए 0.8, तो एक मोल के लिए यहाँ 0.8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 × 0.8 अर्थात ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा NF बराबर 0.2 आ जाएगा ये अल्टीमेटली। तो 0.2 प्लस 0.8 प्लस 1.6 बराबर 2.6। इसलिए वांट ऑफ फैक्टर I बराबर NF अपॉन NI। तो NF है 2.6 अपॉन 1 बराबर 2.6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में 2.6। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सबसे जरूर बना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 57 नंबर। $57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल्टा G फॉर द सेल एंड सेल विद सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखा है जिंक Ag2O प्लस H2O, ये बना रहा है जिंक 2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। क्लियर। तो यहां पर कह रहा है कि E0। अब यहां पर अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहां पर अदर हाफ सेल में आ जाएगा Ag2O से Ag, साल्ट ब्रिज से सेपरेट होकर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इनोट सेल पहले निकाल लीजिए। तो इनोट सेल निकालिएगा तो E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट में है आपका ए राइट है, ए लेफ्ट है। तो राइट साइड में आप देखिए Ag के लिए आपका दे रखा है
344 माइनस और माइनस 0.76 जिंक के लिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 4 10 के सुनना बाकी 1 और 7 3 10 1 11 1.104 वोल्ट। क्लियर। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। तो माइनस एन, एन कितना का एक्सचेंज है, जिंक से जिंक 2+1 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाई ई 1.104। तो ये सब गुना करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2.13 आएगा ही आएगा। तो 2.13 तो है ही ऑप्शन में, 2.13 क्रॉस 10⁵, चूंकि 4 सुनना तो यहीं से आ गया, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ 9, अगर 9 भी रखते हैं तो 9 दूनी 18, मतलब 2 के करीब ही आएगा। तो 18, तो यहाँ पर 1 पॉइंट और शिफ्ट करेंगे तो 10⁵ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जूल पर मोल विथ माइनस साइन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। तो इसमें कुछ विशेष नहीं था, आपको ई नॉट सेल निकालना था और ई नॉट सेल के बाद माइनस एन एफ ई नॉट सेल से आप आसानी से डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते थे। डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर में क्या कह रहा है जी, 58 नंबर में कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट conductivity of the cell in which 0.5 normal salt solution offer a resistance of 440 ohm whose electrode are 2 centimeter apart and 5 centimeter square area। L बराबर दे रखा है। देखिए कंडक्टिविटी सेल के लिए L आपको मालूम होना चाहिए 2 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसका मतलब जी स्टार अगर इससे आप निकालना चाहें तो जी स्टार बराबर कितना होता है, LYA से निकल जाएगा। अब दूसरा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला क्यों न लगा लिया जाए। ठीक है, और नॉर्मलिटी दे रखा है 0.5। हमें निकालने क्या कर रहा है, लेमडा इक्विवेलेंट। तो लेमडा इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होता है लेमडा इक्विवेलेंट। अगर लेमडा इक्विवेलेंट की बात है तो लेमडा इक्विवेलेंट बराबर होता है n क्रॉस, मतलब यहाँ k क्रॉस 1000। अगर 1000 सेंटीमीटर में, जो कि यूनिट जितने भी ऑप्शन है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो ऊपर में 1000 गुना होगा। अगर मीटर स्क्वायर देता है तो नीचे में होता है अपॉन n। अब k कैसे निकालेंगे, k कंडक्टिविटी है, तो k निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि k बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। और आप जानते हैं r बराबर ρ/L/A, अर्थात 1/k × L/A। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि k इक्वल्स टू 1/r × L/A। ठीक है, तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए k निकालना पड़ेगा, तो k इक्वल्स टू 1/r L/RA। RA है, L आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर अपॉन R दे रखा है 40 × 5 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि आपको निकालना है लेमडा जीरो। लेमडा जीरो इक्विवेलेंट बराबर k बराबर तो आप जान ही रहे, k × 1000 अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा k की जगह 2/40 क्रॉस 5 × n बराबर 0.5 × 1000। तो यहाँ पर 1 शून्य कट गया। अब यहाँ पर 25 से 5 से और फिर 1 कट जाएगा यहाँ पर 0.1 से, अर्थात हो जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन है 20 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर।
तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि when 0.1 mole MnO42 minus is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO42 minus से कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस, अर्थात ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 7 - 6 बराबर 1। तो 1 से चेंज कर रहा है मीन्स n फैक्टर ये आ जाएगा, n फैक्टर, n फैक्टर वो 1। तो n फैक्टर जब 1 है तो यहाँ पर 0.1 मोल, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालिएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n फैक्टर गुने मोल। तो n फैक्टर कितना आ गया? 1 इंटू मोल कितना आ गया? 0.1। तो अर्थात 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें चाहिए 1 फराड, इसलिए 0.1 के लिए कितना चाहिए? 0.1 फराड। तो 0.1 इंटू 96500 कुलम, अर्थात 9650 कुलम। तो इतना आंसर आएगा 9650। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखिएगा तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, इससे इजी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं अब 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। द रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड Arrhenius पैरामीटर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ सेकेंड। एक्टिवेशन एनर्जी EA इक्वल टू 104.4 किलोजूल पर मोल एंड Arrhenius पैरामीटर A इक्वल टू 6 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T, ए दे रखा है आपका, जितना भी डाटा है वो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। ठीक है, तो T टेम्परेचर TI मान लीजिए या T1। तो T2 बराबर दे रखा है इन्फिनिटी पर K, इन्फिनिटी पर यहाँ K1 मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं और ये तो यही रहेगा। तो K2 बराबर व्हाट कह रहा है। ठीक है, तो हम Arrhenius इक्वेशन से जानते हैं K इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। क्लियर? और दूसरा ये भी जानते हैं कि log बेस 10 K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। हमें ये फॉर्मूला ज्यादा सूट करेगा, इस फॉर्मूला से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अब फिर EA भी रखेंगे, R भी रखेंगे, T भी रखेंगे, एक्सपोनेंशियल निकालने में दिक्कत होगा। तो यहाँ T2 कह रहा है आपको इन्फिनिटी है, T2 टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 टेंस टू 0। तो A और T1 हमको दे रखा है 298 केल्विन, R भी हमको मालूम है 8.3 और EA भी मालूम है 104.4 किलोजूल पर मोल। क्लियर? तो अब हमें K2 बाई K1 आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा log बेस 10 और K1 दे रखा है 3 × 10⁻⁴ अपॉन K2, सॉरी K2 नहीं दे रखा, K2 निकालने का रहा है और K1 का रहा है 3 × 10⁻⁴ इक्वल टू, अब यहाँ पर 104.4 क्रॉस किलो जूल में, अगर जूल में कन्वर्ट कर दें तो 1000 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर 2.3 रखिए, 8.3 और यहाँ जगह 298।
आप मान सकते हैं कि ये लगभग कितना है, 300 के बराबर है। तो ये 2 शून्य कैंसिल, और क्या हो सकता है, 8 3 24, एक करीब करीब मानकर चलिए कि ये 25 के दोनों मिलाकर 25 है। तो 25 चौके 121, 4 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है। तो 40 अपॉन 2.22 ही मानकर चलते हैं। तो 40 अपॉन 2 तो 20 के लगभग आ जाएगा। तो ये 20 और कम ही आएगा, 2.3 है। तो ये करीब करीब 18 के लगभग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, जब 18 पॉइंट समथिंग आएगा तो यहाँ पर K2 बाई 3 क्रॉस 10 टू द पावर -4 आप रखिएगा। तो एंटी लॉग 18 पॉइंट समथिंग रहेगा। अब इसका एंटी लॉग लीजिएगा तो एक करीब करीब अप्रोक्सीमेटली मानकर चल सकते हैं 10 टू द पावर 18 के टर्म में आएगा। तो 10 टू द पावर 18, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 बराबर होगा 3 क्रॉस 10 टू द पावर -4 गुने समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 18। तो ये 10 टू द पावर -4, 10 टू पावर -18, तो ये नियरली आंसर आएगा 10 टू द पावर 14। तो 10 टू द पावर 14 में कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ये 6 यहाँ पर कुछ नहीं, क्या आएगा 6, और यहाँ करीब करीब 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3.3 आ रहा होगा, तो ये लगभग 2 आ जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 2 आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, आप एग्जैक्ट निकालिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। यस, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन की बात है तो रेट डिफाइंड ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ, तो ये घटेगा ही धीरे धीरे। अब जब कंसंट्रेशन dr बाई dt, अब अगर आप देखें कि रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं कि रेट बराबर k इंटू रेट एक्सप्रेशन से यहाँ पर a की बात करते हैं, और ऐसे भी रेट की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर dr बाई dt भी कह देते हैं अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, तो d माइनस dr बाई dt। अगर यहाँ पर टाइम के साथ ए अगर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेट डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि रेट क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर कहिएगा कि रेट of the reaction decreases with passage of time as a concentration of reactant decreases। yes, टाइम के साथ अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो ये रेट डिक्रीज करेगा। अब कह रहा है कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो नहीं, ऐसा तो सेम नहीं रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के हर समय में रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, रेट में वेरिएशन आते रहती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में। अब है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। ऑल्दो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन में द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, ये उल्टा हो गया, फर्स्ट का उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट, अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखें तो एक करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें 61 का
फर्स्ट हो जाएगा, 61 का फर्स्ट होगा। अब है 62 नंबर। 62 नंबर में कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, द एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से आप सबसे जरूर बना होगा। अब जब भी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एडजॉर्वेट एंड एडजॉर्वेंट, एडजॉर्वेट प्लस एडजॉर्वेंट, एडजॉर्वेंट सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सरफेस। तो अगर सरफेस प्रोवाइड करता है मतलब ये चारकोल है, और ये जो भी है गैस जो इस पर अटैच्ड होगा तो इस चारकोल पर अटैच्ड होगा, तो ये सरफेस पर इंटैक्ट होगा। इसका मतलब चारकोल क्या है, एडजॉर्वेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री से अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जरूर अच्छा से अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी को मजबूत बनाइए, एनसीईआरटी पर विशेष फोकस कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 63। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स इज ड्यू टू। लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक मीन्स जो सॉल्वेशन से सॉल्वेट, जो मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल है, तो कोलाइडल पार्टिकल है जो कि जिस मीडियम में डिजोल्व है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्सन मीडियम से आसानी से वो इंटैक्ट करे, आसानी से रहे, मतलब एक दूसरे से मिक्सअप रहे, तब स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर रैंडमनेस बढ़ जाएगी, यहाँ पर कह रहा है कि सेम चार्ज ऑन ऑल द कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल अगर सभी कोलाइडल पार्टिकल में सेम चार्ज रहेंगे और आइडेंटिकल इन शेप रहेगा तो निश्चित है कि एक दूसरे में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो कभी कोगुलेट करने की चांसेज होगी ही नहीं, पड़ेगी ही नहीं, सब एक दूसरे से दूर भागते रहेगा, तो रैंडमनेस कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। और दूसरा कर रहा है सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। सॉल्वेशन मतलब बिल्कुल मिक्सिंग की बात है, तो सॉल्वेशन भी होनी चाहिए, तो बोथ ऑप्शन 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सबसे सुटेबल आंसर है, 63 में 3, क्योंकि पहला और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी के फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जी, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द आइसोथर्मल फ्री एनर्जी, आइसोथर्मल अगर लिख दिया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, चूंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एनसीबी डेल्टा टी। ठीक है, हम जानते हैं ना कि एनसीबी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी 0, तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहां पर आता है कि फ्री एक्सपेंशन कहा है, दूसरा शब्द क्या कहा है, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल क्या हो गया, पी एक्सटर्नल बराबर 0, इसलिए वर्क डन बराबर पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। जब इंटरनल एनर्जी भी 0 और वर्क डन भी 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या जानते हैं, डेल्टा यू प्लस इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, तो इसलिए क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू कितना इक्वल टू 0, इसलिए क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू बराबर 0, तो क्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो इसमें क्यू भी 0, डेल्टा यू भी 0 और डब्ल्यू भी 0, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 3। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 87। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 इक्विमोलर
एक्वा सॉल्यूशन सी बी, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन देखें तो यहां पर कह रहा है सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन इन एक्वा सॉल्यूशन में इस तरह से है। तो अब हमें कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर देखना है इन्हीं सॉल्यूशन में ABCD में। तो आप कह सकते हैं कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमम हुआ, मतलब कि वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना एक, जबकि सब इक्विमोलर था, तब भी अगर उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना होगा तभी इलिवेशन मैक्सिमम हुआ बॉइलिंग पॉइंट का। इसका मतलब डिप्रेशन भी उसका मैक्सिमम होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। तो इसका मैक्सिमम होगा, मतलब कि वहां पर अब देखिए जब घटने की बात है तो यहाँ पर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं कि डी ज्यादा है, तो यहाँ पर सी ज्यादा हो जाना चाहिए इस अनुसार से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज ग्रेटर देन बी, ए, फिर डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये तीसरा आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एलिवेशन तो ये डिप्रेशन, तो डिप्रेशन तो उसके अनुसार फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मतलब इसका सबसे ज्यादा घटेगा, तो सबसे कम घटेगा सी का, इसलिए सी का सबसे ज्यादा रहेगा और डी का सबसे कम रहेगा। तो ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये बना रहा है जिंक 2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? पहले ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इधर ऑक्सीडेशन लिखते हैं, इधर रिडक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन को हम पहले लिखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? जिंक से जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस से कॉपर, क्लियर। तो इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो इसमें आपसे जरूर बना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.8 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। यहां पर भी यूनिट देखने की बात है, पर मिनट, जनरली पर सेकंड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पर मिनट दिया है। तो रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वल्स टू 1.8 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, क्लियर। कह रहा है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है C बराबर 0.3 मोल पर लीटर, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इज, तो रेट कांस्टेंट K बराबर वाट। तो रेट बराबर आप ये भी जानते हैं कि क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट एक्सप्रेशन से जानते हैं कि रेट बराबर K इंटू, अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के पावर 1, इसका मतलब K बराबर क्या हो जाएगा? रेट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू रेट आपके पास है 1.8 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि पर मिनट में दिया, अगर ऑप्शन पर मिनट में है तो पर मिनट में ही रहने देंगे, मोल पर लीटर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर बच गया, तो यहां पर 0.6 क्रॉस 10 टू द पावर -3 पर मिनट। अब ऑप्शन कैसे दिया है? पर सेकंड में दिया है, इसका मतलब मिनट को पर सेकंड में बदलिएगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 गुने पर सेकंड पर मिनट, तो ये कट जाएगा मिनट मिनट। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। तो 10⁻⁻⁴ अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और केवल सिर्फ फोकस करना था यूनिट पे, और यूनिट पर फोकस करने के बाद ऑप्शन क्लियरली आ गया होगा। अब करा है क्वेश्चन नंबर 90, करा है कि एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप वी हैव सच। अगर हाई कंसंट्रेशन है तो आप जानते हैं कि मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन सीएमसी की बात करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा होगा तो एसोसिएटेड क्लोराइड का फॉर्म करेगा। एसोसिएटेड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, इसलिए कोलाइडल साइज में आ जाते हैं। तो वहां पर क्या बनेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। तो यहाँ पर 90 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, एसोसिएटेड क्लोराइड बनेगा। क्लियर? तो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।